हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्टैफ टीचिंग एग्जाम्स एंड माय नेम इज हितेश। तो आज हमारा फाउंडेशन क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है आपका, वो रहेगा आपका आरएनए स्प्लाइसिंग। देखिए, आरएनए स्प्लाइसिंग जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूकैरियोट्स के केस में आपको आरएनए स्प्लाइसिंग जो है देखने को मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे एक बेसिक सेंट्रल डोग्मा है आपका। आपको पता है सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है। आपके पास जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, वो क्या करेगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो उसके बाद वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आमतौर पे आरएनए में। आरएनए यहाँ पे कई तरह के हो सकते हैं। देखिए, आपके पास टीआरएनए भी हो सकता है, आपके पास आरआरएनए भी हो सकता है, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनएस। और जो सबसे मेन है आपका, वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा आपका मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो एमआरएनए जब बनता है तो जो पहला ट्रांसक्रिप्ट है एमआरएनए का, जैसे ये यहाँ पे आपका क्या है, ये पहला ट्रांसक्रिप्ट है, तो इसको हम बोलते हैं आपका प्री एमआरएनए। ये एमआरएनए जो है अभी प्री फॉर्म में है, ये अभी तक मैच्योर आरएनए नहीं हुआ है। तो देखिए, जो डीएनए से आपकी आरएनए बनने तक की प्रोसेस थी, वो थी आपकी ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है कुछ इस तरीके से, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन हम अब तक कर भी चुके हैं काफी बार। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन हो गई। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ गया प्री एमआरएनए। और प्री एमआरएनए को मैच्योर होने के लिए, और ये मैच्योर होने के लिए यूजुअली यूकैरियोट्स के केस में 3 प्रोसेसेस होती हैं। एमआरएनए के केस में आपको कैपिंग मिलेगी, पॉलीएडेनाइलेशन मिलेगा और स्प्लाइसिंग मिलेगी। ठीक है, टीआरएनए और आरआरएनए के केस में और भी काफी तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो आपको हम दोबारा किसी यू कैन से क्लास में डिस्कस करेंगे वो। लेकिन हम यहाँ पे जो है स्प्लाइसिंग पे मेन फोकस कर रहे हैं ना हमारा। तो हमें ये देखना है कि स्प्लाइसिंग कहाँ हो रही है। स्प्लाइसिंग होती है जब आपका ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्री एमआरएनए आपको मिल जाता है। तो प्री एमआरएनए को मैच्योरेशन जब होती है तो 3 प्रोसेसेस हैं। पहली क्या है आपके पास, पहली है कैपिंग। ठीक है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 5 mg है, मतलब मिथाइल ग्वेनाइन। ठीक है, आपका जो एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है ना, ये वाला एंड कौन सा है आपका, ये 5 प्राइम एंड है, इसको हम 3 प्राइम एंड ले लेते हैं। तो 5 प्राइम एंड के ऊपर आपका एक मिथाइल ग्वेनाइन जो है वो अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं आपकी कैप। और ये जो आपका ग्वेनाइन है, ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम लिंकेज के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग। ये कैपिंग कैसे होती है, ये हम आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। और दूसरा स्टेप क्या है आपका, पोली एडेनाइलेशन। देखिए, पोली पोली मतलब मैनी, और एडेनाइलेशन मतलब एडेनिन का जुड़ना। जो आपका एमआरएनए का, प्री एमआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है, उसके ऊपर आप यहां भी देख सकते हैं कि बहुत सारे एडेनिन जो है जुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोली एडेनाइलेशन। तो मैच्योरेशन की 2 प्रोसेसेस तो हमें पता लगी। पहली क्या है आपकी कैपिंग, दूसरी है पोली एडेनाइलेशन। और एक प्रोसेस और होती है जो आमतौर पे यू कैन से बैचलर्स तक तो मैंने तो कभी देखी नहीं कि कोई पढ़ रहा है, लेकिन आ जाती है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखिए, आपके पास यहाँ पे एक जीनोम, ये आपका जीनोमिक डीएनए है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए है। तो अभी हमने देखा कि डीएनए के ऊपर 2 तरह के जो डीएनए पे सीक्वेंस है वो क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन करेगी सबसे पहले तो, और आपका प्री एमआरएनए बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला ट्रांसक्रिप्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम प्री एमआरएनए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक जीन्स जो होते हैं, जो यूकैरियोट्स के केस में जो जीन्स होते हैं, उनके ऊपर कोडिंग सीक्वेंस भी होती हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होती हैं। यूकैरियोटिक जीन्स कंटेन बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो देखिए, जो ये चीज आपको सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलेगी। प्रोकैरियोट्स के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कोडिंग सीक्वेंसेस ही हैं, वो ही देखने को मिलती हैं। सो देखिए, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उनको कहा जाता है एक्सोन्स। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है, एक्सोन्स। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं उनको कहते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, इनको इंट्रॉन्स इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये आमतौर पे 2 एक्सोन के बीच में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका एक यूकैरियोटिक जीन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये हैं आपके एक्सोन्स, एक्सोन 1, एक्सोन 2, एक्सोन 3, एक्सोन 4। तो एक्सोन क्या है आपके, एक्सोन है आपके कोडिंग सीक्वेंसेस, जो कि मैच्योर आरएनए में जाके भी आपको देखने को मिलेंगी। 2 एक्सोन्स के बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम इंट्रॉन। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट बिटवीन द 2 एक्सोन्स इज रेफर्ड एज इंट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे इंट्रॉन कितने हैं, यहां पे इंट्रॉन 1 ये है, इंट्रॉन 2 है आपके पास, और इंट्रॉन
3 है आपके पास, ठीक है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन तो ऑब्वियसली डीएनए लगा लीजिए, ये आपका यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन से आपका आरएनए पॉलीमरेज चलेगा और ट्रांसक्रिप्शन तो फिर पूरे की होगी, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन जब पूरे की होगी तो आपके पास प्री एमआरएनए के अंदर भी एक्सोन्स भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सोन 1 2 3 4। तो आपके एक्सोन्स भी हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ 3 इंट्रोन भी हैं। ये आपका, इसको हम लिख देते हैं I1, ये हो गया आपका I2 और ये है आपका यहाँ पे I3। तो आपके 4 एक्सोन हैं और 3 इंट्रोन हैं। अब हमें पता है इंट्रोन जो है वो एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, उसका एमआरएनए में कोई काम नहीं है, तो उसको एमआरएनए से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम द प्री एमआरएनए इज रेफर्ड एज स्प्लाइसिंग या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। देखिए एक्सोन्स जो हैं वो आपके कोडिंग सीक्वेंस है, वो आगे जाके प्रोटीन में अमीनो एसिड सीक्वेंस को कोड करेंगे। इंट्रोन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, वो हमें हमारे जो मैच्योर आरएनए है, जो हमारा जो स्प्लाइस्ड एमआरएनए बोल दिया यहाँ पे, क्योंकि मैच्योर तो अभी हुआ नहीं है, ये मैच्योर होगा जब यहाँ पे आपके पास कैप लग जाएगी और यहाँ पे 3 प्राइम पे आपके पास पॉलीएडेनाइलेशन होगी। तो मैच्योर एमआरएनए के अंदर हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि आपके इंट्रोन्स हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो उनको रिमूव करना ही, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोन्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सोन्स हैं आपके 4, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ इंट्रोन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। अब देखिए स्प्लाइसिंग जो है, स्प्लाइसिंग पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंट्रोन्स जो हैं ये बहुत ही हमारे यू कैन से जीनोम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर मैं नॉर्मल एक जीन की बात करूं ना, लगा लीजिए एक जीन जो है काफ़ी बड़ा है, यूजुअली उसका 10% पार्ट ही कोडिंग होता है आपका। कोडिंग मतलब एक्सोन, ठीक है। लगा लीजिए कोई जीन है आपके पास, जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए डिस्ट्रोफिन जीन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो ये ब्लू वाले सेगमेंट्स है ना, जैसे ये ब्लू है, ये ब्लू रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सोन को, और जो बाकी बीच में बचे हुए हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके इंट्रोन्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रोफिन के अंदर लगभग 78 एक्सोन्स जो हैं वो देखे जाते हैं, ठीक है। देखिए कितने हैं, 78 एक्सोन्स है आपके पास, 79 होते हैं, सॉरी आपके यहाँ पे 79 होते हैं एक्सोन्स, और इंट्रोन्स जो है वो 78 होते हैं, ठीक है। इंट्रोन्स कितने हैं, 78। अब देखिए नंबर तो इनका ठीक है 78 और 79 है, लेकिन आप ये देखिए कि जो आपका लगभग 10% के आसपास ही जो सीक्वेंस है आपकी वो क्या है, कोडिंग है, उसको हम एक्सोन कहेंगे। बाकी जो 90% है वो क्या है आपकी नॉन कोडिंग, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोन। और ये सिर्फ ह्यूमंस के केस में नहीं, एक्चुअली ये यूकैरियोट्स में बहुत शुरू से ही शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यीस्ट के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। यीस्ट के केस में, हालांकि यीस्ट के केस में जो है एक्सोन इंट्रोन्स का नंबर जो है वो बहुत कम रहता है। इंट्रोन्स जो है यीस्ट के केस में 1 हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आप एक लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट जो है आपका वो क्या है, वो एक लोअर यूकैरियोट है। ह्यूमंस जो हैं हम हायर यूकैरियोट्स हैं। तो जैसे ही आप यीस्ट से ह्यूमन की तरफ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंट्रोन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यीस्ट में मैंने बताया आपको कितने इंट्रोन होते हैं, यीस्ट में आमतौर पे 1 देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद चिकन में बात करें, चिकन का ये प्रो अल्फा 2 कोलाजन जीन होता है, इसके अंदर लगभग 50 आपके इंट्रोन जो है, 50 इंट्रोन जो है एक जीन में आपको देखने को मिलेंगे चिकन के केस में। ह्यूमंस का जो टाइटिन जीन है, यहाँ पे टाइटिन जीन का एग्जांपल है, इसके अंदर 363 इंट्रोन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नंबर ऑफ इंट्रोन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आपके लिए चार्ट बनाया है, यहाँ पे है एवरेज नंबर ऑफ इंट्रोन। अगर आपको टेढ़ा नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज नंबर ऑफ इंट्रोन्स। यहाँ पे हमारे पास है एवरेज नंबर ऑफ इंट्रोन्स, और नीचे जो है ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं। हमने सबसे पहले यहाँ से हमने प्रोटिस्टा से शुरू की है बात, और यहाँ पे आखिरी मैमल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो सारे यूकैरियोट, पर इस तरफ जो हैं आपके वो हैं आपके लोअर यूकैरियोट्स, और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे आप हायर यूकैरियोट्स की तरफ आते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या है, लेशमेनिया मेजर। लेशमेनिया जो है वो एक
प्रोटोजोन है, प्रोटिस्टा है, और उसके अंदर एवरेज नंबर ऑफ इंट्रॉन लगभग 0 के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे आते हैं, आप यहाँ पे यीस्ट पे आ गए हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया पे आ गए हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विशिया पे आप देखिए कि जो एवरेज नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद आप आगे यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, सैक्रोमाइसिस पोम्बे भी आ गया। ठीक है, ट्रिपेनोसोमास आ गए, शूडोमोनास आ गए, और फिर आता है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो देखिए ग्राफ जो है आपका कैसे 0 से उठ के यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे एवरेज जो है 2.5 पे आ गई, मतलब एक जीन में एवरेजली आपको 2 या 3 के आसपास इंट्रॉन जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सी एलिगेंस आ जाएगा आपके पास, जो कि एक नीमाटोड है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास माउस है और ह्यूमंस है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है वो कितना बढ़ गया है। हमारे ह्यूमंस के केस में अराउंड 7.8 के आसपास हमारे एवरेज नंबर ऑफ इंट्रॉन होते हैं। मतलब एवरेज क्या है, आमतौर पे हर जीन में आपको 7-8 इंट्रॉन तो देखने को मिलेंगे, दैट इज अ कॉमन थिंग। जो नंबर ऑफ इंट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किस चीज से, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से। अगर आपका ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो नंबर ऑफ इंट्रॉन भी ज्यादा होंगे, ऑर्गेनिज्म सिंपलर है तो नंबर ऑफ इंट्रॉन भी कम होंगे आपके। तो इस ग्राफ के जरिए आप ये चीज समझ भी सकते हैं, सॉरी इसके थ्रू। ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है आपकी, एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इंट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इंट्रॉन जो है आपके बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका ऑर्गेनिज्म जो है और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आने से पहले एक दो थ्योरीज होती हैं, आई थिंक वो रहने देते हैं, हम फाउंडेशन रख रहे हैं। तो फाउंडेशन में हम सीधा आते हैं आपकी द केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग देखिए, मैं जब भी कोई टॉपिक कराता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डीएनए एप्लीकेशन करवाया, तो हमने सबसे पहले उसकी केमिस्ट्री देखी थी कि होगा कैसे। ठीक है, उसके बाद अगेन स्प्लाइसिंग के केस में भी हम सबसे पहले जो है आपको केमिस्ट्री देखेंगे। तो स्प्लाइसिंग के केस में सबसे पहले ये आपका एक नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये एक एक्सोन है, आपके पास बीच में इंट्रॉन है, और ये आपका एक्सोन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाननी होंगी स्प्लाइस साइट्स। स्प्लाइस साइट्स एक्सोन और इंट्रॉन पे वो साइट्स होती हैं जहां से स्प्लाइसिंग पॉसिबल है, और ये जो है कंजर्व्ड साइट होती हैं, ये लगभग सेम ही रहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्लाइस साइट्स जो हैं आपके पास 3 होती हैं। आपके पास है 5 प्राइम डोनर साइट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका 5 प्राइम है। ठीक है, इसको डोनर साइट बोल देंगे आप। ये आपका जो एक्सोन 1 है और इंट्रॉन 1 है, इसकी ज्वाइनिंग को मार्क करती है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी है, आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, या इसको क्या बोलते हैं, डोनर साइट। उसके बाद बीच में आपका होता है ब्रांच पॉइंट, ये दिख रहा है आपको, जहां पे ये ए है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाएगा आपका ब्रांच पॉइंट साइट। उसके बाद 3 प्राइम एंड ऑफ एक्सोन एंड 5 प्राइम एंड ऑफ इंट्रॉन, इस साइट को हम बोलते हैं द 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको स्प्लाइसिंग की 3 साइट होती हैं जो कि काफी जरूरी हैं। आपके पास है 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, ठीक है, ये वाली जो साइट है आपकी। उसके बाद आपके पास है ब्रांच पॉइंट साइट, जो बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है, कैसे होगी हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे होती है आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, इसको हम डोनर बोलते हैं, इसको हम असेप्टर बोलते हैं, और ये आपकी ब्रांचिंग पॉइंट है। तो ये आपकी 3 जो है स्प्लाइसिंग साइट होती हैं। काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए 3 स्प्लाइसिंग साइट्स हैं आपके पास, कंजर्व्ड सीक्वेंस होती है इनकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंजर्व्ड सीक्वेंस, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, जो आपकी स्प्लाइस साइट्स हैं, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और आपका जो ब्रांचिंग पॉइंट साइट है, इनके ऊपर सीक्वेंस जो है वो कंजर्व्ड होती है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म में लगभग सेम देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं 5 प्राइम स्प्लाइस साइट की, तो यहाँ पे आपको GU मिलेगा, GU सीक्वेंस जो है, कंजर्व्ड GU सीक्वेंस जो है देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्वेनाइन और यूरेसिल जो है प्रेजेंट है। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट की बात करें तो यहाँ पे आपको AG जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे कंजर्व्ड होती है, वो आपको देखने को मिलेगी। ब्रांचिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमेशा बीच में आपको एडेनाइन देखने को मिलेगा। तो ये होती हैं आपकी कंजर्व्ड साइट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको GU जरूरी है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंजर्व्ड साइट है। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे आपको एडेनाइन और ग्वेनाइन देखने को मिलेगा, ये भी आपकी एक कंजर्व्ड साइट है। और ब्रांचिंग पॉइंट के ऊपर आपको बीच में ऐसे A देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्प्लाइस साइट्स कौन सी होती हैं। स्प्लाइस साइट्स 3 हैं आपके पास, दोबारा देख लेते हैं। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है यहाँ पे, फिर है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट यहाँ पे, और फिर है आपकी ब्रांचिंग पॉइंट
जो कि बीच में प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ आगे चलते हैं। अब देखिए इसको देखते हैं कि आपकी जो स्प्लाइसिंग है आरएनए स्प्लाइसिंग की, इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है और इसकी केमिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपके पास स्टेप्स हैं यहाँ पे, और फिर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज स्प्लाइसिंग में एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं लैरिएट। ठीक है, स्प्लाइसिंग में एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं द लैरिएट। लैरिएट क्या होता है, इसको बोलते हैं यार लैरिएट, जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको लैरिएट बोला जाता है, जो कि इंट्रोन बनाता है। ठीक है, जब ये बनता है, ये स्प्लाइसिंग के अंदर लैरिएट जो है यूजुअली आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग हो रही है, स्प्लाइसिंग में आपको दो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? टू ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इनमें से पहली एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है जो ये आपका एडेनिन है ना, यहां पे आपके 2 प्राइम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे जो 2 प्राइम पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो अटैक करता है आपके एक्सोन इंट्रोन की जो ये बाउंड्री है यहां पे इन ग्वेनाइन के बीच में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसके ऊपर अटैक लगाएगा। ठीक है, अटैक लगाएगा तो ये जो आपका ग्वेनाइन है ये इससे जुड़ जाएगा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। तो ये हुई आपकी पहली ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ओके, अब जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहां पे आपका 3 प्राइम OH जो है वो खाली हो गया, तो 3 प्राइम OH जो है यहां से वो अटैक लगाएगा 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे। ये क्या है आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक लगाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जो ये ग्वेनाइन और ग्वेनाइन के बीच में वहां पे फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, इसको हम तोड़ देंगे। तो होगा क्या कि दो एक्सोन जो हैं वो आपके वो इकट्ठे आके जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से, और जो आपका इंट्रोन है वो एज अ लैरिएट, ये जो शेप है आपकी इसको क्या बोलते हैं? लैरिएट, इसकी फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो एक बार यहां भी देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया। देखिए सबसे पहले मैंने बताया फर्स्ट रिएक्शन, दो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है आपके पास। सबसे पहले आती है फर्स्ट रिएक्शन जो कि आपकी ये वाली है, ये है आपकी फर्स्ट। इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका कंजर्व्ड ए है, ब्रांच पॉइंट साइट पे जो आपका कंजर्व्ड ए है, उसका 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फंक्शन करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए जो है ये फंक्शन करेगा, और ये अटैक किसको करता है? जो कंजर्व्ड जी है ना आपका, जो ये वाला जी है आपका, इसके और ये जो फोस्फेट ग्रुप है यहां पे ये अटैक लगाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहां पे। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, रिजल्ट क्या होगा कि एक्सोन 1 है हमारा, जो ये 1 मान लेते हैं, ये आपका 2 है, एक्सोन 1 और इंट्रोन के बीच में क्लीवेज हो जाएगी, ये टूट जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहां पे यहां तक हो गया। उसके बाद आउटकम, आउटकम बड़ी सिंपल है। आउटकम में आपके पास यहां पे जो आपका एक्सोन 1 का 3 प्राइम एंड है, वहां पे आपको एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मिल गया है, और यहां पे ये चीज बन गई है। इस चीज को बोलते हैं द 3 वे जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे द 3 वे जंक्शन। इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि ये 3 वे जंक्शन जो है ये आखिरकार होता क्या है। उसके बाद फिर आती है आपकी द सेकेंड रिएक्शन, क्योंकि देखिए आपके पास दो ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है ना, तो दूसरी में क्या होगा, अब जो ये नया 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे बना है, ये फंक्शन कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक लगाएगा यहां के ग्वेनाइन के और इस फोस्फेट के ऊपर। यहां पे आप अपना जो है अटैक लगाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्लीवेज हो जाएगी यहां पे, ये जो है ये क्लीव हो जाएगा, और ये दोनों जो हैं आपका एक्सोन 1 है जो और एक्सोन 2 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। इंट्रोन जो है लैरिएट बना के, जो इस तरह का स्ट्रक्चर है आपका, लैरिएट बना के साइट को लीव कर देगा। तो ये है आपकी केमिस्ट्री ऑफ स्प्लाइसिंग की स्प्लाइसिंग होती कैसे है। अब देखिए ये जो सारा मैकेनिज्म है यहाँ, ये अपने आप नहीं होता, ये अपने आप नहीं होता, हालांकि कुछ केसेस में होता है। मेजोरिटीली नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ, वही बात है, कोई एंजाइम तो चाहिए होंगे ना। तो यहाँ पे जो आपके एंजाइम्स आते हैं उनको एक्चुअली पहले एंजाइम पे जाने से पहले 3 वे जंक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका 3 वे जंक्शन है, कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका 3 प्राइम एंड है यहाँ पे इंट्रोन का। ठीक है, और ये आपका वो लूप बना हुआ है। ठीक है, ये जो आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना था, यहाँ पे आपका एक्सोन आ गया है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना था उसका डिटेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है आपका। जो एडेनाइन है ब्रांच पॉइंट का, वो जुड़ चुका है आपके ग्वेनाइन के साथ, और 3 प्राइम एंड यहाँ पे है। तो ये आपका 3 वे जंक्शन जो है यहाँ पे
कुछ इस तरीके से आपका 3-वे जंक्शन बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके बाद मैंने बताया कि ऑब्वियसली स्प्लाइसिंग जो है एक प्रोसेस है, और इसको करने के लिए, हर प्रोसेस को करने के लिए आपको सेल में कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होता है। इसके केस में जो आपको एंजाइम चाहिए होता है उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? देखिए, स्प्लाइसियोसोम जो है ये कुछ हद तक राइबोसोम की तरह होता है। फंक्शन बिल्कुल अलग है, फंक्शन जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ हद तक ये राइबोसोम की तरह होता है, क्योंकि इसका कारण है, जैसे राइबोसोम में आपको आरएनए भी देखने को मिले थे और आपको प्रोटीन भी थे, है ना। राइबोसोम के अंदर आपके पास राइबोसोमल आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। सिमिलरली स्प्लाइसोसोम के केस में आरएनए भी है और आपके पास प्रोटीन भी है। तो जो आरएनए यहाँ पे होते हैं, राइबोसोम में जो आरएनए होते हैं वो तो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। जो यहाँ पे यूज होते हैं उनको बोला जाता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए। ठीक है, ये प्रोटीन्स के साथ जुड़ के एक मशीनरी बनाते हैं जिसको क्या बोला जाता है? स्प्लाइसोसोम। और जब ये प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं तो एक्चुअली स्प्लाइसोसोम में बहुत सारे आपके स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो ये कंबाइन जब होते हैं, जब आरएनए और प्रोटीन जुड़ते हैं, जब ये जुड़ जाएंगे तो जो चीज़ बनती है उसको बोला जाता है SNRNP। ठीक है, एक्चुअली ऐसे लिखते हैं इसको। अब SNRNP की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो SNRNP हैं, जिनको इनको स्नर्फ्स भी बोलते हैं, इनको SNRNP जो हैं, जैसा कि मैंने यहां भी लिख रखा है, इनको स्नर्फ्स बोल लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, SNURPS, स्नर्फ्स। तो ये जो स्नर्फ्स हैं ये आपके बनाते हैं स्प्लाइसोसोम को। और स्नर्फ्स जो हैं ये काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें आपको U1 U2 देखने को मिलेगा। तो आइए इन्हीं के ऊपर चलते हैं। SNRNA पे सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। जो आपका SNRNA है, यहाँ पे SNRNA की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके स्प्लाइसोसोम जो हैं वो एक राइबोजाइम होते हैं। वो क्या होते हैं? राइबोजाइम। जैसे राइबोसोम भी एक राइबोजाइम है, मतलब उसके अंदर जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, राइबोसोम के अंदर जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो आपका आरएनए कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ अ प्रोटीन। स्प्लाइसोसोम में भी सेम केस है, ये भी एक राइबोजाइम का एग्जांपल है। इसमें भी आपका आरएनए जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी को संभालेगा, प्रोटीन जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट को देखता है। तो देखिए, आपके पास जो SNRNAs हैं, जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हैं, या SNRNP भी बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनली ये प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं। SNRNA जो है आपको दो क्लास के देखने को मिलेंगे। आपके पास होती है SM क्लास और LSM क्लास। ठीक है, ये दो क्लासेस में आपके जो SNRNA है वो डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं SM क्लास में कौन कौन से आते हैं। SM क्लास में आते हैं आपके U1, U2, U4, U5, U7, U11 एंड U12। ये आपके आते हैं SM क्लास में। ठीक है, और जो आपकी LSM क्लास है, जो ये वाली है आपके LSM क्लास, इसमें आते हैं आपके U6 और U6 ATAC। ठीक है, अब देखिए इनका अलग अलग रोल है। इसमें से जो आपके U1, U2, U4 और U6 हैं, U1, 2, 4, 5, 6, ये आपके बनाते हैं मेजर स्प्लाइसोसोम। स्प्लाइसोसोम जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। तो जो मेजर है वो बनता है आपके इन SNRNA से। U1, U2, U4, U5, U6, ये क्या बनाएंगे? आपका मेजर स्प्लाइसोसोम। ठीक है, मेजर स्प्लाइसोसोम में डिफरेंस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपके U11, U12, U4 ATAC एंड U6 ATAC जो है ये बनाते हैं आपका माइनर स्प्लाइसोसोम। जो कि देखिए सिंपल सी बात है, मेजर स्प्लाइसोसोम मतलब मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है आपका मेजर स्प्लाइसोसोम। माइनर स्प्लाइसोसोम जो है वो ज़्यादा यूज नहीं होता, रेयरली यूज होता है। और इसमें डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंसेस बस कुछ साइट्स के हैं और कुछ SNRNAs के हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो जैसे ही आपके SNRNA प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं फिर स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स, SNRNPs या फिर स्नर्फ्स। ठीक है, तो अब इसमें से बाकी भी बच गए। आप कहेंगे देखिए जैसे कि U7 का रोल आया ही नहीं आई थिंक। तो इसमें जो U7 है आपका, U7 RNP जो है, इसका फंक्शन होता है जो हिस्टोन प्री mRNA है उनकी 3' एंड की प्रोसेसिंग करना। क्योंकि हिस्टोन भी प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन बनते mRNA से ही हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स के प्री mRNA होते हैं उनके 3' एंड की प्रोसेसिंग करने का काम U7 का होता है।
ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास और भी ये आपके जो SNRNAs हैं U1, U2, U3, U4, ये सिर्फ स्प्लाइसिंग में काम नहीं आते, ये और भी जगह काम आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पाया गया है कि जो आपका U1 SNRNP है, जो आपका U1 SNRNP है, ये आपका जो RNA है, mRNA है, उसको प्रोटेक्शन का काम भी करता है फ्रॉम प्री मैच्योर क्लीवेज एंड पॉलीएडेनिलेशन। ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये प्रोटीन डिग्रेडेशन में को भी यू कैन से इनहिबिट करते हैं कुछ। तो मेन काम तो इनका यही है कि स्प्लाइसोसोम में स्प्लाइसिंग में हेल्प करेंगे आरएनए की, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ और फंक्शंस जो हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं जो मेजर स्प्लाइसोसोम है और जो माइनर स्प्लाइसोसोम है। मैंने बीच में बोला था कि मेजर स्प्लाइसोसोम और माइनर स्प्लाइसोसोम की जो साइट्स होती हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या? देखिए, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे जो है ये है आपका मेजर। ठीक है। इसको U2 टाइप भी बोलते हैं, इसको U2 टाइप भी बोलते हैं। नीचे है आपका माइनर, इसको U12 टाइप भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है उस पे जो यहाँ पे ये चीज कंजर्व्ड है। GU जो है आपका ये एक कंजर्व्ड सीक्वेंस है। 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे AG जो है ये कंजर्व्ड है, और ब्रांच पॉइंट पे A जो है ये आपका कंजर्व्ड है। तो ये हो गया मेजर का केस। ये मेजर स्प्लाइसोसोम की साइट्स हैं जो मैंने पहले अभी बताई हैं। माइनर स्प्लाइसोसोम की साइट्स थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा सा। जो आपकी स्प्लाइस साइट है वो यहाँ पे चेंज हो गई है U12, या फिर माइनर स्प्लाइसोसोम के केस में ब्रांच पॉइंट जो है सेम रहेगा, यहाँ पे भी चेंज आ जाएगा। ठीक है। आई थिंक मैंने वहां पे मेंशन भी कर रखा था। ये देखिए, जो आपका माइनर स्प्लाइसोसोम है इसमें AT और AC साइट्स होती हैं आपकी 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे। ठीक है। सो यहाँ पे आपका AU हो जाएगा, GU की बजाय यहाँ पे AU आ गया है, और यहाँ AG की बजाय AC आ गया है। तो ये आपके स्प्लाइस साइट में चेंज हो जाते हैं, मेजर स्प्लाइसोसोम की साइट्स और माइनर स्प्लाइसोसोम की साइट में ये डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो इसी के साथ अब आगे चलते हैं। देखिए, स्टेप्स इन स्प्लाइसिंग। अगर आप स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। ये टेबल मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे डाली है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसका यूज करके पढ़ सकते हैं। मैं इसमें से सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है आपका इनिशियल रिकॉग्निशन। जो आपके 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय U1 SNRNP। ठीक है। उसके बाद बाकी की जो 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसका भी रिकॉग्निशन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट हुई रिकॉग्नाइज, फिर 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, और फिर आपकी जो ब्रांच साइट है उसका भी रिकॉग्निशन होगा। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स क्या हैं? रिकॉग्निशन के हैं आपके। उसके बाद जो आपके SNRNAs हैं या SNRNPs हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। मेनली इसमें जो आपका U2 और U6 SNRNA है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपका ब्रांच पॉइंट है और जो आपका 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है वो नजदीक आ जाते हैं। ये आगे अभी जस्ट आ ही रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और U2AF नाम का भी एक SNRNA जो है या SNRNP जो है वो यूज होता है। ये जो है आपका बाइंड करता है ब्रांच साइट पे। ये U2AF जो है ये आइडेंटिफाई करता है PY ट्रैक्ट। ठीक है। PY ट्रैक्ट एंड द 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट। एक्चुअली PY ट्रैक्ट मैं बताना भूल गया, यहाँ पे होता है कुछ, इस वाले एरिया को PY ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे PY ट्रैक्ट को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? आपका जो आपका U2AF SNRNA है ये रिकॉग्नाइज करता है आपके PY ट्रैक्ट को, पायरिमिडीन ट्रैक्ट को। ठीक है। और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को। एक्चुअली इसके दो होते हैं आपके पास, U2AF 2 तरह के होते हैं, 32 और 35, वो आएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ब्रांच पॉइंट बाइंडिंग प्रोटीन्स, BBP बोलते हैं जिनको, जो कि ब्रांच साइट पे बाइंडिंग करेंगे। ठीक है। फिर इनको रिप्लेस किया जाता है, जो आपका U2 SNRNA है वो BBPs को, ब्रांच साइट बाइंडिंग प्रोटीन को रिप्लेस करेगा। उसके बाद जो है सारी प्रोसेस हो जाएगी, RNA जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वहां पे कट लग जाएगा। आई थिंक इसके साथ देखिए मेन चीज पे आते हैं। सबसे पहले ये है आपकी स्प्लाइसिंग की कैसे हो रही है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हो रही है। इसमें सारे आ जाएंगे जो स्टेप्स यहाँ पे पीछे हैं, ये सारे यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हो क्या रहा है, आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है। ये है आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? आपका U1 SNRNP। तो ये U1 SNRP जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद
ये U2AF एक्चुअली लिखा ही हुआ है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। U2AF 65 है आपके पास और 35 है। 35 तो रिकॉग्नाइज कर रहा है आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट को। U2AF 65 बाइंड कर रहा है PY ट्रैक्ट को, पायरिमिडीन ट्रैक्ट जो आपका होता है उसको यहाँ पे कर रहा है। BBP मतलब ब्रांच साइट बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आपकी ब्रांच साइट पे अटैच हो गया। तो ये आपकी सारी रिकॉग्निशन होगी जो आपके पहले 3 स्टेप थे। देखिए रिकॉग्निशन 5 प्राइम स्प्लाइस साइट की किसने की, आपके U1 ने। और यहाँ पे जो आपकी 3 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसकी रिकॉग्निशन किसने की, उसकी रिकॉग्निशन की आपकी U2AF 35। U2AF 35 इसका पूरा नाम है, ठीक है। PY ट्रैक्ट जो आपका पायरिमिडीन ट्रैक्ट है उस पे बाइंडिंग कौन करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम है आपके U2AF 65 का। उसके बाद जो आपके पास ब्रांच पॉइंट बचा उस पे बाइंड करते हैं आपके BBP या फिर ब्रांच साइट बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद होता क्या है, जो BBP है इसको डिस्प्लेस किया जाएगा। हमने अभी बताया था मैंने आपको कि BBP जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में रिकॉग्निशन होता है तो यहाँ पे ई कॉम्प्लेक्स बनता है। ई कॉम्प्लेक्स मतलब कि अर्ली कॉम्प्लेक्स जो है आपका बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद फॉर्मेशन होती है आपकी ए कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि आपका जो U2 स्नर्प है वो एंटर करता है और वो डिस्प्लेस कर देता है आपके BBP को, जो आपका ब्रांच साइड बाइंडिंग प्रोटीन है ये इसको हटा देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं U2 यहाँ पे आ चुका है। अब U2 आते ही क्या करता है, वो ब्रांच साइट के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस लाता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे कंजर्व्ड एडेनिन प्रेजेंट है वो हल्का सा डिसलॉज हो जाता है। हल्का सा यू लगा लीजिए, ये अगर आपका RNA है तो हल्का सा कुछ इस तरीके के से बाहर आ जाता है। ये U2 की वजह से होता है यहाँ पे कन्फर्मेशन चेंजेस। उसके बाद आपके देखिए ये बन गया आपका, जैसे ही U2 आता है आपका ए कॉम्प्लेक्स जो है तैयार हो गया। उसके बाद बनता है बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ पे 3 SNRNPs या स्नर्प्स जो हैं वो इकट्ठे आते हैं, U4, U5 और U6, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले जो आपके U4, U5, U6 जो हैं ये एंटर करते हैं, मैदान में आते हैं, यहाँ पे स्प्लाइस साइट पे आएंगे और यहाँ पे U6 और U5 जो है वो U4 के थ्रू यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जो U4 और U6 है ना, इनके बीच की बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बीच की बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि है तो SNRNP, इनके अंदर RNA तो है ही, तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं जिसकी वजह से U4 और U6 के बीच की जो बाइंडिंग है वो मजबूत रहती है। U5 जो है वो सिर्फ प्रोटीन इंटरेक्शंस की वजह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसकी यू कैन से U5 की जो बॉन्डिंग है यहाँ पे वो इतनी मजबूत नहीं है अगर मैं कंपेयर करूँ U4 और U6 से, ठीक है। सो यहाँ पे लूजली एसोसिएटेड है आपका। तो जैसे ही आपका यहाँ पे U4, U5 और U6 आता है वो बाइंड करके यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देता है और कुछ इस तरीके से आपका RNA जो है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे बैंड हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच साइट तो बाहर निकली हुई थी, इसके साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कुछ लूप की। और आपके जो U2AF 65 हैं और U2AF 35 हैं जो कि आपकी पायरिमिडीन ट्रैक्ट और 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे प्रेजेंट थे, वो डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, वो आउट हो चुके हैं। जैसे ही ये आउट होते हैं और ये भाई साहब U4, U5, U6 जो है ये इन होते हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो ए कॉम्प्लेक्स से चेंज हो जाता है आपके बी कॉम्प्लेक्स में। इसी के साथ आगे चलते हैं। आप देखिए आगे क्या हो रहा है। अब यहां पे U1 था ना, अब जो U1 है U1 भी आपकी साइट को लीव कर देगा, ठीक है। U1 जो है वो साइट को लीव कर देगा। U1 की जगह जो आपका ये U6 दिख रहा है ना, ये U1 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा भी होगा, यहां पे तो देखिए U1 लीव्स द कॉम्प्लेक्स एंड U6 रिप्लेसेस एट 5 प्राइम साइट। जो आपकी 5 प्राइम स्प्लाइस साइट है उसको अब किसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसने आपके U6 ने कर लिया, U1 को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखिए, अब यहां पे होता क्या है कि U6 जो है और यहाँ पे जो U2 है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि SNRNA जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जो सबसे मेन इंटरेक्शन यहाँ पे होती है वो होती है आपके U2 और U6 की। तो यहाँ पे इनकी इंटरेक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए U6 इंटरेक्ट विद U2 थ्रू RNA बेस पेयरिंग, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली RNA बेस पेयरिंग के साथ यहाँ इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि
इनके अंदर SNRNAs प्रेजेंट हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करेंगे, U2 और U6 जो है यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद यहाँ पे अब मेन चीज आती है, जो U2 और U6 हैं आपके, जो आपका U2 और U6 है, ये इस RNA को कुछ इस तरीके से पोजीशन में लाते हैं कि यहाँ पे एक एक्टिव साइट बनती है और ये अटैक लगता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ से यहाँ का, और अब आपके पास लैरिएट फॉर्मेशन हो चुकी है। इस दौरान आपका U4 जो है वो कॉम्प्लेक्स छोड़ के जा चुका है, U4 लीव्स द कॉम्प्लेक्स, और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले B कॉम्प्लेक्स चल रहा था ना, यहाँ पे B था, उसके बाद U1 गया, U4 गया, और अब आपके पास C कॉम्प्लेक्स है। C कॉम्प्लेक्स का मतलब, C का मतलब आप कैटालिसिस से समझ लीजिए, ठीक है। मैं तो देखिए एक्चुअली E का तो फॉर्मेशन अर्ली है, A का मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये हमेशा से मैंने तो कहीं देखा नहीं कि इसकी कहीं फुल फॉर्म A कॉम्प्लेक्स की दे रखी हो, तो मैं तो खुद की बना लेता हूँ। A कॉम्प्लेक्स से मैं समझता हूँ एफिनिटी कॉम्प्लेक्स, B कॉम्प्लेक्स मतलब बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे मेन बाइंडिंग होती है आपकी। C कॉम्प्लेक्स मैं कैटालिसिस कॉम्प्लेक्स समझता हूँ C कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि यहाँ पे कैटालिसिस आपकी हो रही है। तो यहाँ पे अब आखिरी में C कॉम्प्लेक्स में आपके पास U2 बचा, U5 बचा और U6 बचा। उसके बाद यहाँ पे जो 3 प्राइम पे OH है वो अटैक लगाएगा 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पे अटैक लगाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में क्लीवेज हो जाएगी, इंट्रॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे और एक्सॉन का लैरिएट जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको डिग्रेड भी कर सकते हैं बाद में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्प्लाइसिंग जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्प्लाइसिंग जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें इंट्रॉन्स को बाहर तो निकालना है, लेकिन हमें ये जो नया बना है ना, इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं जाने देना, इस प्रोसेस को रिवर्स में नहीं जाने देना। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आपकी दूसरी ये वाली रिएक्शन होती है ना, सेकंड ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, ये रिएक्शन होते ही आपका यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका स्प्लाइसोसोम है वो लीव कर जाएगा, ठीक है। स्प्लाइसोसोम जो है आपका रिलीज कर जाएगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से अलग हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये बाइंड है तब तक चांसेस होते हैं कि आपकी जो स्प्लाइसिंग की रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है, वापस उसी रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमें वो चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज मैं बतानी भूल गया, यहाँ पे U5 जो है वो सेकंड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, जो ये वाली रिएक्शन है ना, जो यहाँ से OH ने अटैक लगाया था, इसमें आपका U5 रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कैटालिसिस में कौन से आए आपके पास, U2 और U6 की जो एसोसिएशन थी ये बहुत जरूरी थी, और सेकंड एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में आपका जो U5 था ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो ये था आपका स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म यूकैरियोट्स के केस में कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं आपके पास, मेजर और माइनर स्प्लाइसोसोम। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेजर इस तरफ है, माइनर इस तरफ है। तो मेजर का तो हम अभी पढ़ के आए हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया था, U1 आया था, फिर U2। U1 ने आके 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंड किया, U2 ने ब्रांच पॉइंट पे बाइंड किया। ये ज़्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डिटेल आपको पीछे दिख चुकी है। लेकिन इसमें देखिए मेन क्या है, U1 है, U2 है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि A कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, एफिनिटी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे आपके U4, U5, U6 आते हैं, और B कॉम्प्लेक्स या फिर बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। ये रिप्लेस भी करता है यहाँ पे किसी चीज़ को, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद U1 साइट लीव करेगा और U4 साइट लीव करेगा, ठीक है। उसके बाद कैटालिसिस होगी तो C कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ऐसे काम करता है आपका मेजर स्प्लाइसोसोम। अगर माइनर स्प्लाइसोसोम की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए बाकी मैकेनिज्म सेम ही है। यहाँ पे वहां पे U1 था, यहाँ U11 है और U12 है, ये एक साथ आ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ने 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे बाइंडिंग की, दूसरे ने ब्रांचिंग पॉइंट पे बाइंडिंग की, ठीक है, U12 और U11 ने। उसके बाद U4, U5, U6, ये तो वही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके मेजर के केस में U4 जो है नॉर्मल था, यहाँ पे U4 एटेक है, और U6 वहां पे नॉर्मल था, यहाँ पे U6 भी एटेक है, ठीक है। तो देखिए कितने डिफरेंसेस हैं, U11 है आपके पास, U12 है, 4 तो आपके SNRNA जो हैं वो ऑलरेडी, अरे भैया देखिए U11, U12, U4 एटेक, U6 ATAC या एटेक, जो भी है आप कैसे भी बोल लीजिए, ये आ गए हैं।
उसके बाद बाकी चीज़ें लगभग सेम है, आपका U11 और U4 जो है लाइव साइट को लीव करके जा रहा है, उसके बाद सी कॉम्प्लेक्स कैटलिसिस हो रही है, तो बाकी प्रोसेस जो है सेम है। डिफरेंसेस कुछ ये हैं कि इसके अंदर U1 U2 यूज होते हैं, इसके अंदर U11 और U12। यहाँ पे U4 और U6 यूज होते हैं, यहाँ पर U4 ATAC और U6 ATAC यूज होते हैं। तो ये डिफरेंस है। मेजर जो है, जो आपका मेजर कॉम्प्लेक्स है यहाँ वाला, ये सबसे मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। जो माइनर कॉम्प्लेक्स है वो इतना देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है, ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है। इसकी साइट्स भी डिफरेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था, यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे GU होता है और 3 प्राइम पे AG होता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप AT लिख लो या AU लिख लो, अगर DNA है तो AT होगा, RNA है तो AU होगा। AU और AC साइट होती है यहाँ पे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके मेजर स्प्लाइसोसोम में और माइनर स्प्लाइसोसोम में, दोनों आपके सामने है, कंपेयर कर सकते हैं आप, ताकि दोनों आपको याद रहें। कभी कभार क्वेश्चन जो है दोनों से आ जाता है। सो आई होप कि आपको ये वाला डाउट भी क्लियर होगा। इसके बाद बात करते हैं, RNA स्प्लाइसिंग 3 टाइप की क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। RNA स्प्लाइसिंग जो है वो 3 टाइप की क्लासेस में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो आपके पास है, वो मोस्ट कॉमन जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वो होती है आपकी, वो होती है आपकी न्यूक्लियर प्री mRNA क्लास, ठीक है, न्यूक्लियर प्री mRNA क्लास। ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सबसे कॉमन है। आपके जितने मोस्टली जो आपके यूकैरियोटिक जीन होते हैं उनके लिए यही क्लास जो है यूज होती है। इसके अंदर आपके मेजर और माइनर स्प्लाइसोसोम यूज होते हैं। मेनली आपका मेजर स्प्लाइसोसोम जो है यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है और ब्रांच पॉइंट जो है आपका A है। इसके बाद कुछ RNA स्प्लाइसिंग होती है जिनको बोला जाता है, वो अपने आप स्प्लाइसिंग कर लेते हैं। कुछ इंट्रोन जो हैं वो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन होते हैं, मतलब वो खुद को अपने आप एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ऐसे इंट्रोन जो हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन, ये 2 तरह के होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंट्रोन्स, ठीक है। ये दोनों ही सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन है, मतलब ये खुद की स्प्लाइसिंग अपने आप कर लेते हैं, इन्हें स्प्लाइसोसोम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो ग्रुप 2 और ग्रुप 1 है, ये सेल्फ स्प्लाइसिंग है, तो अगेन दोनों ही बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, बहुत रेयर होते हैं। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ग्रुप 2 इंट्रोन्स, हालांकि मैंने बताया था स्प्लाइसिंग जो है ये स्प्लाइसोसोम वाली स्प्लाइसिंग यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स में आपको ग्रुप 2 इंट्रोन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रोकैरियोट में ना भी मिले तो आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। यूकैरियोटिक जीन फ्रॉम ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर ग्रुप 2 इंट्रोन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप 1 इंट्रोन आपको कहां देखने को मिलेंगे? जो आपके न्यूक्लियर आरएनए हैं उनके अंदर देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनेली के जीन के अंदर देखने को मिलेंगे, और कुछ प्रोकैरियोटिक जीन्स के अंदर। कुछ बहुत ही मतलब रेयर है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे पहले मेंशन किया था, ये दोनों बहुत ही रेयर होती हैं। सबसे कॉमन आपकी यही बोली जाती है, इसलिए हम ये भी बोल देते हैं सिंपली कि यूकैरियोट्स के केस में आपको स्प्लाइसिंग देखी जाती है, जो आपकी न्यूक्लियर प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग है। हालांकि एक्सेप्शंस इन बायोलॉजी, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग के कुछ केसेस आपको प्रोकैरियोट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप 2 है, इसका मैकेनिज्म जो है वो हमारे नॉर्मल जो आपका न्यूक्लियर प्री एमआरएनए क्लास थी उससे काफ़ी सिमिलर होता है। और जो ग्रुप 1 है इसका सिमिलर तो नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर लैरिएट नहीं बनता, इसके अंदर कुछ इस तरह की शेप बनती है, लेकिन इसके अंदर भी 2 ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन होंगी। ब्रांच पॉइंट यहाँ पे आपका क्या होता है? ग्वेनाइन होता है। इन दोनों के केस में आपके पास एडेनिन था, यहाँ भी आपके पास एडेनिन होगा, लेकिन ग्रुप 1 इंट्रोन में आपके पास क्या देखने को मिलेगा? ब्रांच पॉइंट पे ग्वेनाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी 3 क्लासेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। अगर आप इन क्लासेस के बारे में भी जानना चाहते हैं, इन पे भी एक डिटेल्ड वीडियो, आप फाउंडेशन वीडियो आप चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और इसी के साथ आई थिंक हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट हुआ। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे CSIR नेट दिसंबर 2024 के जो बैचेस हैं लाइफ साइंसेज के लिए, वो 28 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। अगर आप फिर भी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो रजिस्टर कराने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर आपको एक नंबर मिलेगा जिस पे आप कॉल करके जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशंस में आपके पास अवेलेबल है। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होंगी, रिवीजन होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट रिजॉल्विंग सेशंस होंगे आपके पास। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये दिसंबर 2024 के जो नेट होगा उसके लिए डिजाइंड है। और अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो अगेन आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको
ये पीपीटी चाहिए या पीडीएफ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा जो फ्री कंटेंट है आपको देखने को मिलेगा। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है लिंक देखने को मिलेगा, यहाँ तो है ही, नीचे भी आपके पास प्रेजेंट है। सो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।